हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ। जो आपका हिंदू लॉ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिंदू विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिंदू विधि। दो फैमिली लॉ होते हैं। फैमिली लॉ मतलब पारिवारिक जो कानून होते हैं दो। एक तो होता है हिंदू और एक होता है मुस्लिम। वैसे तो देखो, सभी जो रिलीजन होते हैं ना, उनके अलग अलग फैमिली लॉ बने हुए हैं, पर मेन जो है हिंदू और यहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। तो यही दो लॉ हैं जो कि हमें एलएलबी में पढ़ाए जाते हैं। तो आज हम उसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, हिंदू लॉ है, सबसे पहले ध्यान रखना एक पर्सनल लॉ होता है। ठीक है, पर्सनल लॉ कैसे कि अपनी जो भी परिवार होता है ना, फैमिली होती है, उसको पूरा हिंदू लॉ की तरीके से ही गवर्न किया जाता है। किस तरीके से, वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही में आपको भी जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और आप वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता लग सके। कमेंट कीजिए कि आप लोग जो वीडियो है वो इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, नहीं देख रहे, या फिर आपको मतलब समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही किसी को एलएलबी नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अदरवाइज़ आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और हैंड राइटिंग फ़ाइल बनवानी हो, प्रोजेक्ट फ़ाइल, तो वो भी हम बनाते हैं। तो वो भी आप व्हाट्सएप पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखो, यूनिट फर्स्ट, इसमें क्या दे रखा है? शोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फैमिली लॉ। तो देखो, यहाँ पे 5 जो है पॉइंट्स है। अब देखो, 5 में क्या है? एक तो पर्सनल लॉ, कि हिंदू लॉ है वो पर्सनल लॉ है। और हिंदू कौन है? हु इज़ हिंदू, मतलब भैया हिंदू भी तो बताने पड़ेंगे ना। अब आप मान लो, आप बोलते हो कि हम ब्राह्मण हैं तो हम हिंदू हैं। हम क्या बोलते हैं, ओबीसी में आते हैं, मतलब जैसे चौधरी हैं, यादव हैं, तो ये सब क्या होते हैं? ये भी हिंदू की कैटेगरी में आ गए। बाकी भी जो SC ST हैं वो भी हिंदू की कैटेगरी में आ गए। तो क्या सिर्फ यही हिंदू है? जी नहीं, और भी बहुत सारे हिंदू होते हैं। लाइक देखो, ये समझने वाली बात है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हु इज़ हिंदू, मीन्स हिंदू कौन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हिंदू हैं वो जो सिख होते हैं ना, सिख, ठीक है, जो सरदार जी जिनको हम बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं, सिख होते हैं वो। ठीक है, और बौद्ध, और जो हिंदू कम्युनिटीज़ में हिंदू ही बोले जाते हैं वो, ये सब क्या होते हैं? हिंदू में आते हैं। ठीक है, और कि कौन होता है हिंदू? जैन, जैन होते हैं ना, वो भी हिंदू में ही आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जो मुस्लिम, पारसी, यहूदी नहीं हैं, वो क्या हुए? हिंदू हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि हिंदू कौन कौन है। ठीक है, हिंदू वो भी है जिसके माता पिता में से एक कोई हिंदू हो, और साथ ही में उसका जो लालन पालन है, मतलब जो बच्चा होता है उसको किस रीति के अनुसार उसका लालन पालन किया गया है, तो वो भी हिंदू से ही हिंदू माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको, और ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर है हिंदू लॉ के सोर्स और एप्लीकेशन के बारे में, कि हिंदू लॉ के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो देखो, हम देखते हैं सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट दोनों। देखो, कोई भी जब आप लॉ पढ़ रहे हो या फिर जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे, तो सबसे पहले हर क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन मींस परिचय आपको देना होता है। अगर आप परिचय नहीं देते ना उस क्वेश्चन का, तो फिर आपके नंबर भी अच्छे नहीं आते, क्योंकि आपको जो एक समरी टाइप में एक तो इंट्रोडक्शन लिखना होता है, एक आपको कंक्लूजन देना होता है, मीन्स निष्कर्ष। ये देखो, इंट्रोडक्शन, इंडिया इज़ ए कंट्री द कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन। अब ये ध्यान रखना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बता रखा है कि कोई पर्टिकुलरली एक रिलीजन नहीं रहेगा इंडिया में, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन है। ठीक है, सेक्युलरिज्म जिसको हम बोलते हैं, प्रियम्बल पढ़ना, उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में जो भी लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के रहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन इट कम टू गवर्निंग द रिलीजियस बिलीफ of the people cannot be ignored, but the question is what all things should be considered as law and what not only। अब यहाँ पे बात आती है
कि हिंदू लॉ है वो किस पे गवर्न होगा, तो हिंदू लॉ हिंदू पे होगा। तो आपको अभी मैंने बताया जस्ट ऊपर कि हिंदू होते कौन हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द दैट देयर इज़ ए कंसिडरेबल अमाउंट पॉपुलेशन कंपैरिजन, जैसे सिख हुआ, बुद्ध हुआ, जैन हुआ एंड क्रिश्चियन हुआ, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, पर जो सिख हैं, बुद्ध हैं और जैन हैं वो कौन है, हिंदू। और क्रिश्चियन कौन है, ईसाई जिसको हम बोलते हैं, वो एक अलग धर्म है, ठीक है। और अब आप जो पर्सनल लॉ है ये उसका इंट्रोडक्शन है, तो ये आप पूरा चाहे नोट भी कर सकते हो, जब भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी आए उसमें आप ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना है कि जो पर्सनल लॉ होते हैं ना हमारे, पर्सनल लॉ उसमें क्या क्या आता है, उसमें देखो आप मैरिज के जो भी रूल हैं वो देखते हो, डिवोर्स, उसके बाद यहाँ पे जैसे किसी का मेंटेनेंस, मतलब जब डिवोर्स होता है तो किस बेसिस पे हुआ है तो उसको मेंटेनेंस देना है, ठीक है। साथ ही में एडॉप्शन है, किस तरीके से जॉइंट फैमिली रहती है तो उसमें प्रॉपर्टी डिवाइडेशन किस तरीके से होगा, ये सभी पर्सनल लॉ में आता है। तो आप देख सकते हो पर्सनल लॉ मैटर लाइक डिवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है, ये सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखो यहाँ सबसे मेन बात आती है कि हिंदू, हिंदू वर्ड आया कहाँ से, ठीक है। ये भी आपको एक क्या है बताना पड़ेगा कि जो हिंदू वर्ड है ना ये कहाँ से आया, क्योंकि जो हिंदू होते हैं वो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि हिंदू कौन है, ठीक है, पर आपको मैंने ये नहीं बताया अभी तक कि हिंदू वर्ड आया कहाँ से। तो हिंदू वर्ड है जो कि एक संस्कृत का वर्ड है। देखो मैं आपको एक नॉर्मल बताती हूँ। यहाँ क्या हुआ, एक रिवर थी, ठीक है, पहले पाकिस्तान डिवाइडेशन नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है। यहाँ पे इंडस आई थी, इंडस रिवर थी यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ जो है पार्सियन किंग जो हैं यहाँ पे आए थे। अब क्या हुआ, जो ये रिवर थी ना, पहले हम बोलते हैं कि हम जो यहाँ पे सिंधु जो रिवर थी उसके पास में जो भी लोग रहते थे उसको क्या बोला कि जब हमने सिंधु के पास जो लोग रहते थे उसमें इन लोगों ने बताया कि जो सिंधु हैं, ठीक है, मतलब देखो जब यहाँ पे एक रिवर थी समझने के लिए, तो यहाँ पे जब जैसे न्यू लोग आए कि भैया ये लोग को क्या बोलेंगे हम, तो बोले कि ये सिंधु नदी है, तो ये कौन होंगे, हिंदू, ठीक है। एक मतलब अपने आप पे सिंधु के साथ कौन होंगे, हिंदू। तो यहाँ पे वर्ड है जो कि ऑरिजिन हो गया था 515 BC में, मतलब 515 ईस्वी में, when Persian king Darius great annexed Hindu valleys Indus Valley to his empire, the Persian called around Indus River Hindu, which was a mispronunciation। देखो यहाँ क्या है, प्रोनाउंस हुआ, पर क्या हुआ, मिसप्रोनाउंस हुआ। सिंधु के पास कौन रहते हैं, हिंदू, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ये देना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए हिंदू से अबाउट वर्ड क्या है कि द टर्म हिंदू वाज यूज है जो कि मुगल, नॉन मुस्लिम, इंडियन पीपल, ठीक है। 16th सेंचुरी में पार्शियन स्पीकिंग मुगल कंक्योर नॉर्थर्न इंडिया कॉल्ड द कंट्री हिंदुस्तान एंड इट्स पीपुल हिंदू। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हिंदू वर्ड आया कहाँ से, कि जहाँ पे हिंदुस्तान है वहाँ पे हिंदू लोग ही रहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान से भी नाम क्या आया, हिंदू। द टर्म हिंदुइज्म वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंग्लिश लैंग्वेज 19th सेंचुरी। तो ये भी आप बताना होगा आपको कि जो हिंदुइज्म है वो इंट्रोड्यूस कब किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो पॉइंट्स वाइज हैं ये सारे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, जो भी आपका फर्स्ट एक सेकेंड क्वेश्चन में लिख देना या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उनमें लिख देना, ठीक है। अब हम हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। यह तो जाहिर है कि जब उन पर शासन करने की बात आती है तो लोगों की धार्मिक मान्यताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, लेकिन सवाल यह है कि किन चीज़ों को कानून माना जाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं। इतना ही नहीं, अलग अलग धर्मों पर, जैसे यहाँ पे हिंदू पे क्या लागू होता है, हिंदू लॉ, मुस्लिम्स पे मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉ, अलग अलग से सबके लॉ बना रखे हैं। हिंदू लॉ में जैसे यहाँ पे शादी, ठीक है, तलाक मतलब जिसको मैरिज, डिवोर्स, ठीक है, इनहेरिटेंस मीन्स उत्तराधिकार,
और जैसे हम डिवाइडेशन, प्रॉपर्टी डिवाइडेशन होता है जो कि जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर, तो वो भी हिंदू लॉ ही से ही होता है। किस तरीके से होता है, कितना किसको मिलेगा, ये सब भी हिंदू लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पूरा बताना पड़ेगा। और हिंदू कौन है वो भी बताना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आप बता सकते हो पूरी। अब है हिंदू कानून के स्रोत। देखो, हिंदू है जो कि उनमें कानून के जो स्रोत हैं निम्नलिखित में विभाजित किए गए, मतलब जो सोर्स होते हैं वो। तो देखो, सोर्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक तो प्राचीन स्रोत जो कि हमारे वेद ग्रंथ इनसे आए। ठीक है, दो स्रोत होते हैं। तो आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे एंशियंट या फिर हम बोल सकते हैं प्राचीन, और एक तरफ क्या होगा मॉडर्न मतलब आधुनिक, इस तरीके से। और फिर आप उनके जो भी, जैसे मान लो यहाँ पे एंशियंट लिखा तो उसमें आप लिख सकते हो श्रुति, स्मृति, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे प्राचीन स्रोत जिसमें श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट और टिप्पणियाँ, जिसको हम टीका और टिप्पणियाँ बोल सकते हैं, प्रथाएं, ये चार हैं। तो देखो, श्रुति मीन्स क्या होता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रुति मतलब सुना हुआ। ठीक है, श्रुति नहीं बोलते कि श्रवण या श्रुति, तो वो क्या हुआ, सुना हुआ। तो यहाँ पे श्रुति है, इसका मीन्स है हियर्ड, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हियर्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी पहले के जो धर्म ग्रंथ थे, जैसे हमारे चार वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे लास्ट में कौन सा आया था, अथर्ववेद। तो जो उन वेदों से संबंधित कोई बात है, ऋषियों से संबंधित बात है, ठीक है, पहले के जो विज्ञान था उससे रिलेटेड कोई बात है, तो वो सारी जो सुनी सुनाई बातें थी वो यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, वेद लिखे गए उनके हिसाब से। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जो लोग आए, ठीक है, मतलब जो श्रुति के टाइम थे वो तो सुने सुनाए, मतलब ऋषि मुनि की पूरी जो सुनते थे लोग बैठ के, जैसे यहाँ पे ऋषि बैठे कि उन्होंने क्या काम किया, क्या वेद थे उनके बारे में, ये सब वेद लिखने का। अब क्या हुआ यहाँ पे दूसरा, स्मृति। स्मृति मतलब क्या होता है कि हमें क्या क्या याद रह गया, मेमोरी में हमारे क्या है। तो वो जो, जैसे हमारे जो मान लो फादर हैं, इन्होंने हमें क्या बताया, ठीक है, तो ये तो हम क्या हो गए, श्रुति। अब हम क्या बताएंगे यहाँ पे, जैसे जो हमारे चिल्ड्रंस हो, ठीक है, तो अब हम उनको क्या बताएंगे, जो हमें याद है कि हमारे फादर ने ये सारी चीज़ें बताई थी, तो वो क्या हो गया, स्मृति। ठीक है, और डाइजेस्ट, टीका और टिप्पणी, जैसे कोई भी बात होती है तो हम कहावत टाइप नहीं कहते, कोई भी चीज़ें टीका टिप्पणी करते हैं, किसी पे नाम भी सुना होगा टीका टिप्पणी, तो वो यहाँ है प्रथाएं। तो टीका टिप्पणियों को एक बार हम देख भी लेते हैं। देखो, Following the Smriti, the next stage in the evaluation, Hindu law involved the creation of commentary and digest. The expounded upon the teaching and principle founded the Smriti. Two principle है commentary के, मिताक्षरा और दायभागा। मिताक्षरा है जो कि कमेंट्री ऑन याजुवनलक्या स्मृति बाय विजेश्वरा, और जो दायभागा है वो ट्रीटेड रिटन बाय जीमूत वाहन, विच प्रिमिलरी फोकस ऑन इनहेरिटेंस प्रोसीजर। तो ये क्या है, उत्तराधिकार के बारे में, जैसे प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उनको डिवाइडेशन किस तरीके से होगा, कहाँ पे किसको दिया जाएगा, उसके बारे में है। यहाँ एक केस भी था, बलवंत राय वर्सेस बाजीराव। ठीक है, और उसमें देखो हम हिंदी में भी देख लेते हैं साथ ही में। स्मृतियों के बाद हिंदू कानून के विकास का अगला चरण क्या था, टीका और टिप्पणी। अब यहाँ पे देखो, मिताक्षरा है जो कि ज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टिप्पणी, दायभागा है जो कि जीमूत वाहन द्वारा एक लिखित ग्रंथ है जो कि उत्तराधिकार प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका एक केस भी है, आप देख सकते हो, प्रीवी काउंसिल के द्वारा। आप देखो, हम देखेंगे नेक्स्ट, कस्टम। कस्टम मीन्स होती है प्रथा। ठीक है, प्रथाएं जिसको हम बोलते हैं, तो प्रथाएं कौन सी मान्य होंगी वो पढ़ेंगे, साथ में मॉडर्न सोर्सेस, जैसे देखो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, लेजिस्लेंस और प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंस मतलब होता है पूर्व निर्णय। ठीक है, पूर्व निर्णय मतलब क्या होता है कि जैसे अब आप सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट देखते होगे, ठीक है, तो वो क्या बताएंगे, जैसे मान लो कोई भी केसेस का डाल दिया उन्होंने, ठीक है, और बताया कि ये जो है वैलिड है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करता है, तो अब हम उसी को ही, बाकी जो कोर्ट्स हैं उसी को ही सब फॉलो करेंगे और उसी का ही हवाला देंगे अगर ऐसा कोई केस आता है तो। ठीक है, तो ये होता है प्रीसीडेंट। लेजिस्लेशन मतलब जैसे हमारी पार्लियामेंट हुई
लेजिस्लेचर हुआ, उसमें किस तरीके के लॉ बनेंगे, वो सारी इक्विटी जस्ट गुड कंसाइंस जो कि हमारे पब्लिक के लिए होता है। तो ये मॉडर्न सोर्स है। अब देखो कस्टम है जो कि कहाँ दे रखी है, अब आपको लिखना है यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 3A में लिखा हुआ है कस्टम का बारे में, जो कि एक कस्टम किसको माना जाता है, जो कि एक पूरा एरिया जो है सभी यूज़ करते हो, ग्रुप ऑफ फैमिली यूज़ करते हो, कम्युनिटीज़ यूज़ करती हो, तो उसको एक कस्टम माना जाता है कि हमारी क्या प्रथा है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3A में भी प्रथा के बारे में बता रखा है, जो कि लंबे समय से लगातार और समान रूप से पालन किए जाने के कारण किसी स्थान या क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या परिवार में हिंदुओं के बीच कानूनों को बल प्राप्त कर चुका है। तो ये क्या हो गई, ये कस्टम हो गई। आप कस्टम के देखो, कस्टम का एक पूरा क्वेश्चन भी आता है, तो आपको बताना होगा कि कस्टम में एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है, मीन्स यहाँ पे अनिवार्य तत्व। तो ये बहुत प्राचीन होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्ट हो और उचित हो, नैतिक हो जिसको हम बोले, और साथ ही में ये क्या हो, फिक्स हो, निश्चित हो, कानून और सार्वजनिक नैतिक के अनुरूप हो। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट लिखने हैं। देखो आप देख सकते हो, वही एंशिएंट हो, सर्टेनिटी हो, रीजनेबल हो, इस तरीके से। और देखो न्यायिक मिसाल, मतलब यहाँ पे बता रखा है कि हिंदू कानून का एक अविभाज्य स्रोत है, मतलब पूर्व निर्णय, जिसको हम बोलते हैं पूर्व निर्णय। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको काट के, पूर्व निर्णय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पूरे भारत में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले अपने अपने राज्यों के सभी न्यायालयों पे मिसाल के तौर पर काम करते हैं, जब तक कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित ना किया गया हो। तो ये क्या हुआ, पूर्व निर्णय, जिसको हम बोलते हैं प्रीसीडेंट। यहाँ पे ये केस है। फिर है यहाँ पे देखो, जब हमने ये पढ़ा था ना, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखो यहाँ पे ये 1.3 यूनिट देखेंगे, 1.4 और 1.5। तो देखो यहाँ पे है उत्तराधिकारी के बारे में, जॉइंट फैमिली कौन गवर्न करता है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ये सब। तो देखो यहाँ एक होता है कर्ता। कर्ता मीन्स क्या होता है, जो मेन लीड करता है पूरी फैमिली को, जॉइंट फैमिली है तो। ठीक है, अब उसके मरने के बाद, ठीक है, कर्ता के मरने के बाद यहाँ पे कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, कौन जो है उसकी प्रॉपर्टी में किस तरीके से डिवाइडेशन होगा, सेल्फ एक्वायर्ड है मींस खुद की खरीदी है तो क्या डिवाइडेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कर्ता के अपने पावर और ऑब्लाइगेशन होती हैं, मतलब कर्तव्य होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कि कर्ता पूरी पूरी फैमिली को जो है लीड करता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट, इसका एक्ट भी है, वो आप पढ़ लेना। और यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या ट्रेंड है, कैसी हमारी फैमिली सोचती है, इनके बारे में। तो देखो हम हाईलाइट तरीके से देख लेते हैं। देखो यहाँ कस्टम तक हो गया था। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्ता, कर्ता की जो पोजीशन होती है वो यूनिक होती है। इस पोजीशन जो है इंडिपेंडेंट होता है, नो वन कैन बी कंपेयर, कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता फैमिली मेम्बर। अनलिमिटेड पावर होती है, वो कोई भी फैसला ले सकता है अदर मेंबर्स के लिए भी। और देखो कंट्रोल ऑल अफेयर, मतलब जो भी इसके फैमिली के जितने भी मैटर्स होते हैं वो खुद ही हैंडल करता है। वाइड पावर होती है, मतलब बहुत डीप पावर होती है। ठीक है, कर्ता की विशेषताएं आप देख सकते हो। कर्ता की स्थिति आदित्य है, स्वतंत्र है, असीमित शक्तियां हैं। ठीक है, सभी सदस्यों से कार्य भी करता है, एजेंट नहीं माना जा सकता, मामलों को नियंत्रित करता है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ये सब जो है आपको देना है। अब देखो रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट आर प्रॉपर्टी दैट आर गिवन सपोर्टेड रिलीजियस एक्टिविटी टेम्पल। अब देखो ये क्या होता है रिलीजियस चैरिटेबल वाला, इसमें क्या होता है, जो टेम्पल होता है उसके बारे में, जो उसका प्रिसिस्ट होता है। ठीक है, जैसे पंडित बोले हम, और उसकी जो ट्रस्ट किसकी है, ठीक है, ट्रस्ट के आधार पर मंदिर है क्या, ये सब रिलीजियस लीडर्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हो मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, एग्जाम्पल देना है। पब्लिक एंडोमेंट, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड है, जो कि 1927 में कंट्रोल किया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशंस भी देखते हैं टेम्पल का, उसके बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आप देख सकते हो
कि सेम सेक्स मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, कि जो हिंदू फैमिलीज़ है वो किस तरीके से मानती है। तो आप देख सकते हो दोनों चीज़ें कि जो हम बात करें सेम सेक्स मैरिज की, तो देखो यहाँ पे है सेम सेक्स मैरिज का मीन्स होता है कि यहाँ पे जैसे गर्ल है, ठीक है, तो वो गर्ल से ही मैरिज कर ली, बॉय है तो वो बॉय से ही, तो इसको बोला जाता है अवेयरनेस, लीगल रिफॉर्म, डायलॉग और लीगल चैलेंजेस। ठीक है, तो ये सारी आपको बताने हैं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताना। लिव इन रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2F में भी दी गई है कि 2005 में लिव इन रिलेशनशिप और डोमेस्टिक रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी हुई है इसके ऊपर, जजमेंट भी आया हुआ है। और ये भी पूछा गया कि इनसे पैदा होने वाले बच्चों का प्रॉपर्टी में जो है वो भी हक होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, अच्छे से इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, आप कैसे पॉइंट बनाने हैं इनके, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, देखो इनके जो जजमेंट है वो याद कर लो। दूसरी चीज़ फैक्ट्स, फैक्ट्स मीन्स यहाँ पे आपको लिखना है इंट्रोडक्शन कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये कब से स्टार्ट है, सबसे पहले कहाँ हुई, रिपोर्ट क्या कहती हैं इनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, भारत में स्थिति क्या है, अभी तक सबसे ज़्यादा प्रचलन में क्या आया है। तो ये इस तरीके से आप पॉइंट बना के आप आराम से 5-6 पेज भर सकते हो। देखो आधुनिक समय में लिव इन रिलेशनशिप का जो चलन बढ़ता जा रहा है, कामकाजी युवा शादी के स्थान पर क्या कर रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। बड़े नगरों में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। ये कहाँ की शैली है, पश्चिम जीवन की। ठीक है, यहाँ की नहीं है। भारतीयों ने भी इसे क्या है, तेज़ी से अपनाना शुरू कर दिया। विवाह में जाति तथा धार्मिक बंधन, अन्य बंधन होने के कारण युवक युवती जो है लिव इन में ही प्राथमिकता देने लगे। एक लाइव लॉ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 दशक पहले 1978 में बद्री प्रसाद बना डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी। यह माना गया था कि शादी करने की उम्र वाले लोगों के बीच लिव इन रिलेशनशिप किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो उस रिश्ते को शादी ही माना जाएगा। इस तरह कोर्ट ने 50 साल के लिव इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया था। अब जो समलैंगिक, जिसको हम सेम सेक्स मैरिज बोलते हैं, उसके बारे में देखो भारत में क्या वैधता है। मौलिक संवैधानिक अधिकारों के रूप में मान्यता नहीं दी, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, हालांकि विवाह वैधानिक अधिनियम के माध्यम से ही विनियमित किया जाता है। अनुच्छेद 141 में ऐसी घोषणा पूरे भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। पूर्व विचार जैसे सफीन जहां अशोन के जो है 2018 में मौलिक अधिकार के रूप में विवाह माना। पुट्टा स्वामी के मामले में पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत अभिनंग है। ठीक है, इस तरीके से देखो LGBTQ समुदाय के सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जो कि एक केस में आया था नवजोत सिंह जोहर वर्सेस अन्य भारत 2018 में। उसके बाद देखो यहाँ पे संवैधानिक वैधता के विरुद्ध है। अब 3.2 के बहुमत से फैसला सुनाया है। विवाह को संवैधानिक वैधता के खिलाफ बताया है LGBTQ। ठीक है, समलैंगिक जो विवाह होता है उसके बारे में। तो इस तरीके से आपको पूरा जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के बारे में। तो ऐसे मतलब आपको हर चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके पॉइंट जो है बना बना के पूरे लिखने पड़ेंगे, तभी आपका जो पेपर है वो ठीक होगा। और इस तरीके से हमने जो यूनिट फर्स्ट है उसके बारे में समझ लिया है। और नोट्स चाहिए तो आप वो नोट्स भी ले सकते हो, पेड नोट्स हैं। और आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।